गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुरु बोल रहा हूँ। और आप लोगों के टारगेट के हिसाब से जो हम लोग जो इस बार जो करंट पर फोकस कर रहे हैं लास्ट के 6 महीने का बिहार दरोगा के लिए, तो हमने आज से पहले जो जून जुलाई जो था उसका करंट अफेयर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करना चाहें अगस्त का करंट अफेयर। ठीक है। बहुत ही एक होलिस्टिक अप्रोच में, जिससे कि आपका एग्जाम में जो 20 से 25 क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक है। जो आपका एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन आ रहा है वो आपका एक क्वेश्चन ना छूटे, ये टारगेट करिए। हम यहाँ पे काम करें। ठीक है। मेक श्योर कि आपका यहाँ से जो करंट अफेयर इशू जो है आप डेफिनेटली यहाँ से सही हो जाए। ठीक है। हम आज क्लासेस कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो नेशनल जो न्यूज़ था, राष्ट्रीय समाचार जो था, वो हम बात के साथ ही साथ जो कुछ सरकारी जो योजनाएं जो था, जो काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी फेमस था, उन सब बात करेंगे, जिससे कि आपका जो आने वाले जो अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है उसमें आपका कोई क्वेश्चन मिस आउट ना हो। राइट। तो चलिए, एक मैं चेक कर लेता हूँ कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है मेंशन जुलाई कर दिया गया, इसे आप अगस्त कर लीजिएगा। ये मिस्टेक कर दिया है, का न्यूज़ है, कहाँ का, अगस्त का है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में ऐसा चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। जो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले सामने में कुछ अमेंडमेंट वगैरह था, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या चीज़, सारी चीज़ बढ़िया से डिटेल में और सारी चीज़ समझ सकते हैं। चलिए, मैं चल रहा है बढ़िया से चेक लें। तो देखिए, तो यहाँ पे ना कुछ जो कुछ बिल था, कुछ अमेंडमेंट था, कुछ एक्ट बना है। वो सारे एक्ट आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं, बट आपको पता होना, क्योंकि जब आपका अप्रोच होस्टिक होनी चाहिए, ना कि रट्टाबाज। ठीक है। तो हम होस्टिक अप्रोच के साथ ही बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ही नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक बिल आया था, अमेंडमेंट बिल था, बट वो अभी सक्सेसफुली पास नहीं हुआ है। वो ये था कि 130वां जो अमेंडमेंट था, 130वां। इसमें दोस्तों मेजर मेजर क्या था कि अगर आपको, जैसे चाहे आप सीएम हो, पीएम हो या मिनिस्टर हो, चाहे आप केंद्र में हो या चाहे आप स्टेट में हो, अगर आपको 30 दिनों से ज़्यादा के लिए, दिनों तक आप अगर आप अरेस्ट होते हैं, तो आप जो यहाँ मंत्री हो, चाहे आप कोई भी पद हो, तो आपको हटना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि आपको अगर 30 दिनों के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें कि आपको कन्विक्टेड माना भी नहीं गया, ठीक है, उस केस में भी आपको हटना पड़ेगा। ये मेजर मेजर जो मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिल रहा होगा कि जो मिनिस्टर जो था उसको अरेस्ट कर लेता है, चाहे ईडी हो गया, पुलिस हो गया, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट में बने रहते हैं, गवर्नमेंट के एज अ पार्ट। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जैसे कि ये दिल्ली के न्यूज, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात कर लें, हेमंत सोरेन जी के बारे में बात कर लें, तो वहाँ पे ये सब चीज़ देखा गया था। तो इसीलिए यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस में अगर आपको 30 दिनों तक गिरफ्तार रखता है तो आपको मंत्री पद से हटना पड़ेगा। तो ये पहला एक जो था, इसे 130 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ठीक है। ये 2025 का, ये आपको याद रखना होगा। ये कब की है, अगस्त की न्यूज है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा जो हमारे सामने में देखने को मिला था, वो था प्रमोशन या रेगुलेशन गेमिंग एक्ट 2025 के बारे में। तो ये क्या कहता है कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे ब्रांड जो था, बहुत सारे ऐप जो था, जो कि ई स्पोर्ट प्रमोट करता था। क्या ई स्पोर्ट का प्रमोट? अब ई स्पोर्ट का प्रमोट मीन्स कि आप देखेंगे जैसे ड्रीम हो गया, जो बहुत सारे ऐसे जो ऐप था, जो प्लेटफॉर्म था, जो ये बोलता था कि हम ई स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वो आपसे पैसा लेता था, आपसे टीम लगाते थे, वो ऐप उसे गैम्बलिंग यूज करता था। ठीक है। तो इसी में एक्ट बना था। ठीक है। ये जो है प्रमोशन रेगुलेशन एक्ट, इसी ऑनलाइन गेमिंग को यहाँ पे बैन किया है। जो इस तरीके की वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म हो या ऐप हो, उसको बैन किया गया है। ठीक है। और इसी ये जो एक्ट जो है, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, इसमें प्रोविजंस बनाया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे इसमें सेटअप किया गया ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी। क्या सेटअप किया गया है? नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी। अगर दोस्तों, अगर आप लोग को हिंदी मीडियम से है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे जो कंटेंट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया हूँ, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है। तो ये इस राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण, ये बनाया जाएगा थर्व। ठीक है। चलिए, अब अगर इस तरीके से पढ़ेंगे एक भी क्वेश्चन डेफिनेटली छूटने वाला नहीं है। अब हम दोस्तों एक चीज़ और बात करते हैं कि एक और एक्ट बना है, जैसे नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस। यहाँ पे आपको एक ये सब जो है ना, जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक बिहार ऐसा एग्जाम देंगे। ठीक है। इसीलिए आपको ये सब चीज़ें बहुत बेहतरीन से पता होना चाहिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पे नेशनल गेमिंग अथॉरिटी यहाँ पे बनाया गया, किसमें? तो ये जो एक्ट जो था, प्रमोशन या रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के थ्रू। ठीक है। इसमें क्या बनाया गया है? नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी। ठीक है। नेशनल गेमिंग अथॉरिटी, इसी बाद में आप देखने को क्या मिलता है
कि देखिए नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस, ये नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस की बात कर रहा है। यहाँ भी कुछ बॉडी एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये कौन सी बॉडी एस्टेब्लिश किया जाएगा, जैसे कि नेशनल स्पोर्ट और नेशनल स्पोर्ट, क्या मैंने बोला, नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट बना है, उसमें नेशनल स्पोर्ट बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाएगा और नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल, ठीक है। साथ ही साथ आपको देखने को क्या मिलता है दोस्तों यहाँ पे, कि ये जो भी चीजें जो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, तैयारी हो रहा है किसका, 2036 में भारत में ओलंपिक है। किसकी बात कर रहा हूँ, कि ये जितने भी चीज जो हो रहा है, जैसे राष्ट्रीय खेल बोर्ड हो गया, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना इसलिए किया जा रहा है कि ये 2036 के ओलंपिक की तैयारी है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज अगर पूछ ले, नेशनल स्पोर्ट बोर्ड, नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल, ये क्या है, ये एक्ट के थ्रू आया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका हो गया है, आपको ये पूछ सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं एक और जो अमेंडमेंट, जो बिल जो इसमें की डीक्रिमिनलाइज किया गया, जो क्राइम उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, उसको एक नया रूप से उसको प्रस्तावित किया गया, तो उसका नाम है तो जन विश्वास अमेंडमेंट जो था, ये भी एक बिल था 2025 में। देखिए बिल और एक्ट में आपको पता होना चाहिए कि बिल वो होता है कि बस वो एक्ट लाया गया है, अगर वो राष्ट्रपति द्वारा उसे कंसर्न मिल जाता है तो वो फाइनल हो जाता है, वो एक्ट बनता है। तो जन विश्वास अमेंडमेंट बिल जो था, इसमें यह था कि जो छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं, जो माइनर प्रोसीजर जो होते हैं, छोटे मोटे ऑफेंस, इसमें 16 सेंट्रल जो है, 16 सेंट्रल में, उसमें छोटे मोटे अपराध के श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जन विश्वास अमेंडमेंट बिल क्या है, और इससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक था वीर परिवार सहायता योजना, ये 2025 में चला था, वीर परिवार सहायता योजना। अब ये दोस्तों क्या है, तो इसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि जो सैनिक हो गया, सैनिक और सैनिक बल, उनके परिवार को निःशुल्क कानूनी सहायता देगा, यानी कि फ्री लीगल एड दी जाएगी, किसको, आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स, ठीक है। उनके जो फैमिलीज हैं, उसको अगर कोई इश्यूज हो जाते हैं लीगल रूप से, तो उसके लिए योजना लाया गया है, वीर परिवार सहायता योजना। वीर परिवार सहायता योजना, जैसे नाम से भी लग रहा है कि यहाँ पे सैनिक असैनिक बालों के बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, चलिए अब हम और न्यूज़ देखते हैं। इसी तरीके से हम सारे कवर करेंगे जो अगस्त महीने की जितने भी न्यूज है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक मेरिटाइम लॉ मॉडर्नाइजेशन की बात किया गया है। ये मेरिटाइम को मॉडर्नाइज किया जाएगा और इसके लिए कि इसमें जो लॉ जो है, ये बूस्ट करेगा किसको, कोस्टल कार्गो जो है उसे 230 मिलियन टन तक ले जाएगा 2030 तक, यानी कि ये जो लॉ जो है तटीय कार्गो है, ये 230 मिलियन टन बढ़ाने हेतु समुद्री कानून लाया जा रहा है, राइट। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझना चाहिए। एक जो दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन को इस 15 अगस्त में इसका 6ठी एनिवर्सरी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जल जीवन मिशन क्या है, तो इसमें 15 करोड़, इसमें देखेंगे 15 ग्रामीण परिवार को नल जल योजना का लाभ मिला है। जिससे कि आप देखे होंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र जो था, पहले ये जो नल जो था, ये आपको अर्बन साइड में मिलता था, शहरीकरण शहरी एरिया में मिलता था, लेकिन अब ये योजना को एक्सपेंड किया गया है, कहाँ पे, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, जिससे कि वहाँ भी जो पानी का इशू है, जो चीज़ें है, तो उस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए और इसलिए कनेक्ट किया गया। तो ये जल जीवन मिशन के तहत है, ठीक है। इसका आप पूछ लिया जाए कि ये कि कौन सी वर्ष है, क्योंकि ये करंट की न्यूज है, तो ये 6ठी वर्ष का इसको मनाया गया है, ओके। अब हम दोस्तों यहाँ पे कुछ ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है उसके अनुसार बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जैसे इंडिया EFTA TEPA, तो इसका मतलब क्या है, EFTA, ठीक, इसका मतलब होता है दोस्तों इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये इफेक्टिव होगा 1 अगस्त से। इसमें जितने भी कंट्री से जो इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको लागू किया जाएगा 2025 के 1 अक्टूबर से, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इंडिया फिलीपींस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसके व्यापार को लेकर के भारत सरकार बहुत सारे कंट्री को अप्रोच किया था, ठीक है, बहुत सारे कंट्री को अप्रोच किया था। उसी में हमें देखने को मिलता है कि ब्रह्मोस का जो सप्लाई जो था ये फिलीपींस से किया गया है कि फिलीपींस से खरीदेगा, और साथ ही साथ ये जो है साउथ चाइना कोऑपरेशन इसमें कंटिन्यूसली बढ़ाया जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत फिलीपींस के बीच में सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या किस चीज़ का हुआ है, ठीक है। क्या पूछेगा कि भारत और फिलीपींस के बीच में स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप जो है वो किसके बीच में हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है इन दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है, ठीक है। भारत सरकार ये फिलीपींस से बेचने जा रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ साउथ चाइना सी में भी कोऑपरेशन की बात की गई है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें कि
इंडिया और मालदीव्स को लेकर के कि इंडिया मालदीव्स का रिलेशन जो है उसे रिसेंट किया गया है भारत सरकार द्वारा, जिसमें कि भारत सरकार उसे 550 मिलियन यूएसडी का क्रेडिट देगा, 550 मिलियन डॉलर मिलता है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। मैं बहुत आप बिल्कुल देख के जाएंगे, कोई भी परेशानी वाली कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। मीटिंग 3D पे बात किया, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो पहली बार जो है 2024 में ऐसी डिसएंगेज होने के बाद 3D पे बात किया गया है। 3D मतलब होता है कि थ्री डायमेंशन में बात देखने को मिलता है। ये 2024 के बाद पहली बैठक 2025 में हुआ है और अगस्त महीने में, इसीलिए हमारे लिए मस्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे मिनिस्टर लेवल का मीटिंग हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे कि राजनाथ सिंह एंट्री लिए थे, राजनाथ सिंह गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। हम बात करते हैं इंडिया ओमान सीपीए के बारे में, ठीक है। इंडिया ओमान का सीपीए के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इंडिया ओमान के साथ में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की बात किया गया है। किसके साथ में? ओमान की सरकार ने जो एनर्जी जो है यानी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार हेतु सीपीए वार्ता हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पीस एग्रीमेंट जो है जिसे अमेरिका ने तोड़ दिया है, ठीक है। वो देखिए आर्मेनिया आज पीस एग्रीमेंट जो था उसे यूएस ने ब्रोक कर दिया है, ठीक है। इसमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एसटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अमेरिका मध्यस्थता से ये जो आर्मेनिया के जो पीस एग्रीमेंट जो था उसे ब्रोक किया गया है, राइट। देखिए हम लोग नया सेगमेंट अभी तक हमने नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहा था। अब हम चल रहे हैं कि अपना बैंकिंग सेक्टर के बारे में, यानी इकोनॉमिक्स और बैंकिंग और व्यापार की तरफ हम देखेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और ट्रेड के जो भी चीज़ें हुआ है उन सब के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरबीआई का फ्री एआई कमेटी रिपोर्ट आया, ठीक है। आरबीआई का फ्री एआई कमेटी रिपोर्ट आया है जिसमें कि 717 पे बात किया गया जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा एआई फाइनेंस के लिए। कितना? 717 दिया है, ठीक है। आरबीआई का फ्री एआई कमेटी रिपोर्ट जो आया है जिसमें 717 जो है रिस्पॉन्सिबल है एआई फाइनेंस के लिए, ये आरबीआई ने बताया है। साथ साथ बैंकिंग लॉ भी हमें अमेंडमेंट मिलता है 2025 में। इसमें यह है कि बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट में जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट जो था उसे बढ़ाया गया है, उसे 2 करोड़ तक कर दिया। क्या मैंने बोला कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो सीमा जो था उसे 2 करोड़ दिया गया है, ओके। उसी के साथ पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, क्या देखेंगे? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें कि टारगेट क्या है कि 3.5 करोड़ जॉब जो है हमें क्रिएट करना है, कितना? 2027 तक। और ये जो है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ये जो जॉब जो होगा 3.5 करोड़, ये सारे जॉब जो है 3.5 करोड़ 2027 तक, ये आपके प्राइवेट जॉब्स हैं। प्राइवेट जॉब्स हो गया, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होंगे। तो ये टारगेट आपको पता होना चाहिए। तो आप सीधा क्वेश्चन पूछेगा पीएम विकसित भारत रोजगार योजना में कितनी जॉब की टारगेट की गई है, कितनी जॉब मिलने की संभावनाएं हैं? तो 3.5 करोड़ आपको मिलने जा रहा है या मिलेगा, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे था। इसी के साथ में हम दोस्तों देखते हैं कि इंडिया पैटेंट इकोसिस्टम, तो इंडिया में पैटेंट के मामले में इंडिया 6ठे नंबर है, ठीक है। और इसी के साथ 1 लाख जो प्लस पैटेंट जो था ग्रांट किया गया है 2024 में। तो अब देख रहे हैं कि भारत ने जो पैटेंट इकोसिस्टम में देखेंगे कि ग्लोबली 6ठे स्थान पे है, 6ठे स्थान पे है, ओके। और इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर इस तरीके से अगर चलता रहा तो भारत, ये बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों देश के लिए, कि अगर देश में अगर पेटेंट वगैरह आ रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़ होता है। इससे ये होता है कि आप अपना इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, आप बढ़िया इनोवेटिव चीज़ें, क्योंकि आप अगर आप इनोवेशन करेंगे तभी तो कोई नया इनोवेट करेंगे तभी तो आपको पेटेंट मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर एक देश को विकसित होना है, वहाँ पे अगर अच्छे खासे पेटेंट आ रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़ होता है। इसी में साइंस को बूस्ट मिलता है, जो साइंटिस्ट का मोरल होता है उससे बूस्ट मिलता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को हमें मिल जाता है। अब हम बात करें कि नेशनल वाटरवेज 57 का, नेशनल वाटरवेज 57 जो है ये कपिली रिवर असम में ऑपरेशनल किया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि ये कपिली पर नया राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बना है? तो ये NH57, ठीक है, नेशनल वाटर। आपसे सीधा पूछेगा कि ये जो कपिली नदी है कहाँ है? तो ये दोस्तों आसाम है। कहाँ है कपिली नदी? कहाँ है? तो ये है आसाम के अंदर में, राइट। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि यूएस का जो टैरिफ जो था इंडिया पे, ठीक है, 50% कर दिया गया, ठीक। अभी 50% है दोस्तों। और यूएस ने एक अभी लॉ पास होने जा रहा है जिसमें कि ये बोला है कि अगर भारत सरकार अगर रूस से अगर तेल इस तरीके से बाई करता है, चाहे भारत हो गया
उसके बाद में आप देखेंगे ब्राज़ील हो गया, या एक जो कंट्री है चाइना हो गया। अगर जो भी देश अगर रूस से सामान बाई करता है, तेल बाई करता है, तो उसमें हम 500% टैरिफ लगाएंगे। अभी ये प्रपोजल जो है ट्रम्प के जो प्रशासन जो है भारत पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब जो बात कर रहा है कि हम ये जो अभी 50% जो इसमें हम 500%, अगर भारत सरकार या जो इसके जो भी सहयोगी देश है जैसे चीन हो गया, अगर ये लोग तेल खरीदता है तो ये बहुत दुर्भाग्य बात है कि इतना इतना अगर टैरिफ लग रहा है, तो इससे भारत में बहुत ज़्यादा इशू हो जाए। ठीक है, तो बस क्या बात करते हो अगस्त में, तो अगस्त में ही 50% टैरिफ लगा था। वो किसके कारण? तो यहाँ पे रूसी का आयात के कारण। ठीक है, इसी में आप देखेंगे कि अभी जो ग्लोबल अभी जो एक डेटा आया है जिसमें आपको देखने को मिलता है कि भारत सरकार का जो रूस से तेल खरीदने का जो आप देखेंगे ग्राफ देखेंगे वो डाउन हुआ है। ठीक है, तो डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी जो वहाँ के जो सीनेट जो है अमेरिका की, वो लोग बोल रहा है कि हम रूस इंडिया पे 500% तक यहाँ पे हम लगाएंगे टैरिफ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम साइंस वाला जो सेक्शन जो है उसको हम लोग अब साइंस में हम देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें, जिसे हम BAS बोलते हैं। ये स्पेस स्टेशन कब तक बनाया जाएगा? इसका जो है 2035 तक बनाया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्रू मून मिशन ये इसका जो टारगेट जो है भारत द्वारा ये 2040 तक है। तो ये आपके एग्जाम में सीधा सीधे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसको कब तक भारत सरकार द्वारा बनाने की बात की गई है। तो ये 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा। आपका सीधा एग्जाम में आएगा और आपको सीधा नंबर यहाँ से मिलेगा। साथ ही साथ मानव का चंद्र मिशन कब तक है जो भारत सरकार भेजेगा, तो 2040 तक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीधा सीधे नंबर देगा और सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसरो ने होप एनालॉग मिशन कंडक्ट किया है। इसरो ने कौन सा? होप एनालॉग मिशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लद्दाख में ये मिशन कंप्लीट किया है। जो जगह का नाम है तसोकार घाटी, तसोकार घाटी में परीक्षण किया गया है इसरो का होप एनालॉग मिशन। ठीक है, इसरो का होप एनालॉग मिशन। तो आप ये जो पैलेस जो है जगह जो है लद्दाख का वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। जगह का नाम है तसोकार घाटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि परलय मिसाइल के बारे में। परलय मिसाइल जो है ये क्या है? तो ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। क्या मैंने बोला? क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज जो है 150 से लेकर के 500 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो मिसाइल जो आपको देखने मिलता है ये मिसाइल है। है तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि परलय मिसाइल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और ये स्वदेशी मिसाइल है। सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए ये हमारे साइंस सेक्टर से ये सब क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे कि अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर्यन जो है इसका 5000 किलोमीटर है। कितना? तो अग्नि 5 जो मिसाइल है ये क्या है? ये बैलिस्टिक। आपने यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि हम पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था। यहाँ पे अगर आते हैं परलय के बारे में, तो परलय मिसाइल क्या था? ये क्वासी मिसाइल था। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कौन था? परलय। और यहाँ पर अग्नि मिसाइल के बारे में जो है डेवलप किया गया है। तो अग्नि 5 मिसाइल जो है ये जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज जो है 5000 किलोमीटर तक है। अब 5000 किलोमीटर मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, आप आधा पाकिस्तान घुस जाएंगे। ठीक है, अगर ये मिसाइल छोड़ देंगे तो इसका रेंज जो है 5000 किलोमीटर तक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A के बाद। प्रोजेक्ट 17A के बारे में ये जो हिमगिरी जो फ्रिगेट जो है, ठीक है, हिमगिरी प्रोजेक्ट 17 हिमगिरी फ्रिगेट, ये 3rd नीलगिरी क्लास का जो फ्रिगेट जो है ये डिलीवर किया। तीसरा नीलगिरी सैन्य युद्धपोत। ये प्रोजेक्ट 70A जो है ये युद्धपोत है। क्या है? युद्धपोत है। तो ये आपसे सीधा पूछेगा प्रोजेक्ट 70A क्या है, तो ये आपको ये युद्धपोत है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा नीलगिरी सैन्य युद्धपोत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे नासा का लूनार न्यूक्लियर रिएक्टर जो था, जो कि 100 किलोवाट का रिएक्टर 2030 तक। अब बात करते हैं नासा के लूनार न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो यहाँ पे 2030 तक चंद्र परमाणु रिएक्टर को योजना बनाया गया है। ठीक है, जिसका क्या 100 केवी तक उसका रिएक्टर हो और उसे प्लान किया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ जो चाहे पुरस्कार हो नियुक्तियाँ जो हुआ है उसके बारे में बात करते हैं कि बिहार में जो मेजर जो अभी अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बारे में। सबसे पहले आपको पता चाहिए कि बिहार का चीफ सेक्रेटरी कौन है। चीफ सेक्रेटरी बिहार के कौन है? तो इनका नाम जो है ये प्रतिया अमृत अपॉइंट किया गया एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। बिहार के चीफ सेक्रेटरी तो प्रतिया अमृत, इसे 1 सितंबर से लेकर 1 सितंबर को अपॉइंट किया गया है।
तो ये अब बिहार के नए मुख्य सचिव, तो इसीलिए हमारे लिए एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है बार बार कि अभी बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रत्यय अमृत। तो यहाँ पे ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट मस्ट हो गया, आप इसे हाईलाइट करके चलेंगे। क्या करेंगे? हाईलाइट। ठीक है। अब दोस्तों हमें ये भी पूछ रहा था कि आप जो पीडीएफ जो है पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। देखिए पीडीएफ आपको हम दे दूंगा, क्योंकि आप थोड़ी रखेंगे इसे। आप मेरी टेलीग्राम जो है, ये एग्जाम एलिवेट का टेलीग्राम जो है, इस पर आप जुड़ जाएंगे, इसका लिंक है, आप वहाँ से इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप लोगों को डेली बेसिस पे मिल जाएगा, तो कहीं भी कंफ्यूज होने का कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ आप लोग कहाँ से ये क्लासेस देख रहे हैं, आप लोग का प्रिपरेशन कैसा है, आप लोग तैयार हैं या नहीं है, उस भी हमें कमेंट करके बताइए, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम की जानकारी मिलते रहते हैं। हम बात करते हैं कि जो सीएजी जो है, यानी जिसे कंट्रोलर और ऑडिटर बोलते हैं, सीएजी जिसे बोलते हैं, उसका नियुक्ति हुआ। उसका नियुक्ति हमें क्या, उनका नाम जो है, उसका नाम है के संजय मूर्ति। ये एज्यूम किया अपना ऑफिस नवंबर 2024 है। तो ये जो कार्यभार जो है ये काफ़ी पुराना है, बट एग्जाम अगर पूछ ले तो ठीक है, तो हम उसको टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो इसका नाम जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसका नाम के संजय मूर्ति। ठीक है। तो ये सीएजी अभी करंट में यही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिसल्स जो है, मिसल्स और रूबेला चैंपियन अवार्ड जो है, ये भारत का है। ठीक है। ये भारत को इंटरनेशनल पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो ये जो है मिसा रूबेला चैंपियन अवार्ड, ये किसको मिला है? भारत को 2024 में मिला। लेकिन ये मस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो अवार्ड्स वगैरह जो है इंटरनेशनल लेवल पर भारत को मिला है, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एम एस स्वामीनाथन अवार्ड बारे में। तो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड जो है ये किसको मिला है? तो दोस्तों ये मिला है प्रोफेसर एडमोरा एडनिली को, यानी भारत के प्रथम वैज्ञानिक जो है, जो प्रथम विजेता नजरिया के वैज्ञानिक जो है, उसको मिला है एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक है। ये आपसे अगर नाम लिया जाता है तो ये नाम बताएंगे प्रोफेसर एडमोला और एडनिली। ठीक है। तो ये नाम आप बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 70 नेशनल फिल्म अवार्ड्स अपना है, जिसमें कि दादा फाल्के अवार्ड्स भी हमें देखने के लिए मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। अब हम इससे संबंधित कुछ बातें समझते हैं जो कि बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खेल के क्षेत्र में हम देखते हैं कि एशिया में एशिया रग्बी यू अंडर 20 हुआ था, जिसमें कि 7 चैंपियनशिप 25 में खेला गया था। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो इंडियन वुमेन्स की जो टीम जो था उसे ब्रॉन्ज, ये खेल सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये राजगीर का था। अब बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार दुर्गा का, तो यहाँ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये जो न्यूज है ये अगस्त महीने का ही न्यूज है, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो इसलिए ये कवर हम इसे अगस्त महीने में कवर कर रहे हैं। तो ये कब हुआ था? एशिया रग्बी अंडर 20 जो खेल जो था, इसमें 7 चैंपियनशिप देखने को हमें मिलता है। जो भारत को क्या मिला था, भारतीय वुमेन्स को क्या मिला था? ये से ब्रॉन्ज उन्होंने जीता था, कांस्य पदक महिला टीम का था। ठीक है। तो इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, आप इतना कवर करेंगे। उसके बाद में हमें देखेंगे कि 12th मेंस एशिया हॉकी जो 2025 हुआ था, उसको भी खेला गया था कहाँ पे? राजगीर बिहार। और इसमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछ लेगा कि शुभंकर क्या था? तो शुभंकर क्या था? चांद। तो ये दोनों जो खेल जो है एशिया रग्बी अंडर 20 और साथ ही साथ 12th मेंस एशिया कप जो हॉकी का खेल था, इन दोनों के बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि दोनों राजगीर में हुआ है, राजगीर में हुआ था। और इसका जो 12th मेंस एशिया कप जो हॉकी का है उसका शुभंकर पूछे तो उसका शुभंकर है चांद। ठीक है। उसका शुभंकर क्या है? चांद। नेक्स्ट इस तरीके से हम बात करते हैं, अब कुछ जो इम्पोर्टेंट जो डेज था उसके जो थीम था उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 30 जुलाई को क्या हमें देखने को मिलता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। ठीक है। 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग जो था उसका थीम था ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी मानव तस्करी के संगठित अपराध, इसका थीम था। मैन तो आपको वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग के बारे में पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। मानव तस्करी का संगठित अपराध। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप स्टैटिक में देखेंगे तो 8 अगस्त को हमें देखने को मिलता है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 में, जिसे अगस्त क्रांति दिवस भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति बोला जाता है। तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है हर एक साल में, तो 8 अगस्त को मनाया गया था। इसी में महात्मा गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। और इससे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट जो है कि सबसे पहले बैठक कहाँ पे हुआ था, तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि और भी महत्वपूर्ण डे था, जैसे कि 10 अगस्त को क्या था? वर्ल्ड लाइन डे। वर्ल्ड लाइन डे जो था वो 10 अगस्त को था। इसमें हमें देखने को मिलता है
कि एशियाटिक लैंड की पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो भारत में 891 एशियाटिक लैंड की पॉपुलेशन है। ठीक है, कितना? 891। जो एशियाई शेर जो है उसकी संख्या भारत में 891 हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए एक जो डे मनाया गया वर्ल्ड लैंड डे 10 अगस्त को मनाया गया है। तो आपसे पूछ ले तो 10 अगस्त को क्या है, तो वर्ल्ड लैंड डे है। उसी के साथ में देखेंगे वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया गया था 12 अगस्त को। 12 अगस्त को जो मनाया गया था वर्ल्ड एलिफेंट डे, इसमें हमें देखने को मिलता है कि भारत जो है एशियन एलिफेंट का 60% हो सकता है। ठीक है, यानी कि 60% जो एशियाई हाथी जो है वो भारत में ही देखने को मिलता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से हम तो कह रहे हैं कि 100% होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, अभी आप देखेंगे रिसेंट में तो अरावली को लेकर के बहुत ज़्यादा टसल चला था, अरावली को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था। अब बताइए, हाथी ये जो है ये सब कहाँ रहेंगे? अगर जंगल पहाड़ी नहीं रहेगा तो हाथी हो गया, शेर हो गया, ये सब कहाँ रहेंगे? तो इसीलिए ये जो चीज़ जो है, जो नेचुरल्स जो चीज़ें है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पहाड़ है तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जिससे कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है देश को। ठीक है, तो ये सब चीज़ तो सोचने वाली चीज़ है, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। राइट, तो चलिए, ये सब जो अरावली का कंट्रोवर्सी जो था वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपको हमें देखने मिलता है कि जो भारत में जो शेर की संख्या जो है 891 है। और यहाँ पे एलिफेंट में देखते हैं यानी हाथी में, तो एशियाई में एशियन एलिफेंट में भारत की जो हिस्सेदारी जो है 60% के आसपास है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, इस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, वो है इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे जो मनाया गया था 29 जुलाई को मनाया गया था। इसमें जो फोकस जो था वो था T x2 इनिशिएटिव पे ज़्यादा फोकस किया गया था। अब T x2 इनिशिएटिव ये है कि इंटरनेशनल टाइगर डे में बोला गया था जितना टाइगर है उसकी संख्या दोगुनी करनी है, उसकी संख्या दोगुनी करनी है। ये T x2 अभियान पर जोर दिया गया, यही इसका मिशन है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में और बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि बिहार से रिलेटेड जो बिहार स्पेशल में जो भी करंट अफेयर जो देखने को हमें मिलता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देखोगे मेरा जो अप्रोच जो है बिल्कुल हॉलिस्टिक है। हमने यहाँ पे नेशनल न्यूज़ देखा, हमने यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ देखा, साथ ही हमने इकोनॉमिक देखा, एनवायरनमेंट देखा, साथ ही साथ अवार्ड देगा, रिवॉर्ड देगा। अब हम यहाँ पे बिहार स्पेशल भी यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी बात पर आप लोग वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जेपी मोमेंट में एक पेंशन योजना था, मतलब जेपी मोमेंट जो था 1875 में स्टार्ट हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ में। अब बिहार में उसका सबसे बड़ा रोल था, बहुत बड़ा, क्योंकि आप देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी जो था बिहार से था, बिलोंग करता था। और उस आंदोलन के दौरान में देखेंगे कि बहुत सारे लोग अरेस्ट हुआ, बहुत सारे लोग अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो उसी में जो जितने अरेस्ट जो लोग जो था उसका पेंशन बढ़ाया गया। अभी उस पेंशन को बढ़ाया कर दिया गया है 30,000 रुपये पर मंथ। 30,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। पहले वो 15,000 रुपया था, अब उसको अगस्त महीने में डबल कर दिया गया। यानी कि अब जो है वो अब जो पेंशन जो था, अब जो पेंशन जो है ये 15,000 से हट करके अब इसे 30,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो अब पेंशन जो है 15,000 से बढ़ा करके इसे 30,000 कर दिया गया है, तो अच्छा चीज़ है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये जेपी मूवमेंट में जो पेंशन है इसके बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिनटेक सिटी पटना में आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए सरकार जो है उसके लिए सेंक्शन किया गया है 408 करोड़ रुपये। फिनटेक सिटी कहाँ बनेगा? पटना में। और इसे सेंक्शन किया गया है कहाँ? तो 408 करोड़ रुपये इसके लिए सेंक्शन किया गया है। और ये किसके नियर है? ये फतुहा है। फतुहा जो जगह जो है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम इसी के साथ में हम देखने को हमें मिलता है कि अरविंद घोष के बारे में। अरविंद घोष, उसका जन्म जो था 15 अगस्त 1872 को हुआ है। ठीक है, तो अगस्त महीने के इसलिए न्यूज होता था। इनके बारे में बात करता है कि एक रिवोल्यूशनरी थिंकर था, क्रांतिकारी विचारक और दार्शनिक था। ठीक है, अब अरविंद घोष से रिलेटेड जो उनके जो बुक जो है उसका नाम आप लोग कमेंट में हमें करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है करंट में चल रहा है, आपसे प्रोबल चांस रहता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अरविंद घोष से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो भी फैक्ट्स वगैरह है आप उसे ज़रूर कवर कर लें। ठीक है, उनका एक बुक का नाम आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। राइट, तो ये अरविंद घोष से रिलेटेड चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पैकेज के बारे में बात किया गया है। इसमें दोस्तों आपको लैंड जो है, भूमि जो है वो आपको 1 रुपये मिलेगा। ठीक है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पैकेज जो रखा गया है इसमें लैंड जो है आपको 1 रुपये भूमि देखने को मिलेगा। और ये मिलेगा लार्ज इन्वेस्टर को, ये नहीं कि आप दुकान खोलने जाएंगे
छोटा मोटा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो बड़े जो इंडस्ट्री जो है, बड़े उद्योग के लगाने की बात की गई बिहार सरकार द्वारा, जो कि अच्छी पहल है। ये सब चीज़ें बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। और इसी में आप देखेंगे फिर 35 जो जगह जो था, जहाँ पे कि अभी पावर प्लांट लग रहा है, तो वहाँ पे भी ज़मीन दिया गया है, 1 रुपये ही दिया गया है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था वहाँ के जो लोकल द्वारा। बट कोई नहीं, आपको इंडस्ट्री सेटअप करना चाहिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ से आपको रेवेन्यू अच्छा आता है, वहाँ से टैक्स अच्छा आता है, तो आप उससे ज़्यादा विकास कर सकते हैं। आपको एक चीज़ पता है, अभी आप देखेंगे तो जो चीज़ें नोएडा में, दिल्ली में जो चीज़ें महंगी है ना, एग्जाम्पल के लिए गैस जो है यहाँ पे 850 रुपये की समथिंग है। अब वही बिहार में जाकर लेंगे ना तो 950 है, यानी 100 रुपये का डिफरेंसेस है। तो वो क्यों है? क्योंकि जहाँ पे गरीबी होता है ना, वहीं पे ज़्यादा महंगाई होता है। अब बिहार जो है वो पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है। तो गरीब राज्य क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड वहाँ की इंडस्ट्रीज है। उसी इंडस्ट्रीज को अब इंडस्ट्रियलाइज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर उसे बढ़िया तरीके से डेवलप किया जाए तो बहुत विकास कर सकता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पैकेज जो है, इसमें क्या आपसे पूछेगा, तो 1 रुपये जमीन दिया जाएगा जो लार्ज इन्वेस्टर है उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑपरेशन नया सवेरा। ऑपरेशन नया सवेरा भी बिहार के अंदर में चलाया गया था। ये क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए इसको आप मस्ट कर लेंगे। क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं नया सवेरा के बारे में। तो ये नया सवेरा क्या है? तो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो था, ये उसको रोकने की प्रयास था। उसको जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रहा था, मानव तस्करी जिसे बोलते हैं, उसी का विरोधी अभियान था। अब देखिए मानव तस्करी क्या होता है। मानव तस्करी में बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि बांग्लादेश से आदमी को लाया जा रहा है, यानी कि बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही आता है। अगर किसी गर्ल्स को या वुमेंस को सेल किया जाता है गलत तरीके से मार्केट में, तो वो भी ह्यूमन तस्करी ही तो है, मानव तस्करी में तो वो भी काउंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑपरेशन नया सवेरा जो था वो चलाया गया था बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आपसे सीधा सीधा अगर क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इनिशिएटिव क्या था, तो नया सवेरा, तो ये आपको सीधा ऑप्शन रहेगा, आप सीधा ऑप्शन से लगा के आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम के बारे में। तो बिहार क्रेडिट स्कीम क्या है? उसकी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो है 300 करोड़ रुपये की गई है। अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है, इसके तहत अगर आप स्टडी करते हैं या पढ़ना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, यानी आप अपने स्किल पे काम करना चाहिए। अब ये स्टूडेंट के लिए यानी पढ़ाई लिखाई के लिए है, उसमें आपको कुछ लोन दिए जाते हैं। वो लोन 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। ठीक है, इवन 4-4 लाख रुपये भी लोन मिला है। तो उसकी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो था उसे जारी किया गया है। वो अमाउंट आपसे 300 करोड़ रुपया था, ये सीधा अमाउंट आपसे पूछ सकता है, राइट। बाकी अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो इसकी तीसरी किस्त रिलीज किया गया है कब? तो अगस्त महीने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कुछ अपडेटेड हमें देखने को मिलता है। जैसे कि सारनाथ जो है, सारनाथ जो है उसे नॉमिनेट किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और उसी के साथ मराठा फोर्ट्स को एडिट किया है। पिछले क्लासेस में हमने बात किया था कि मराठा कौन से फोर्ट्स को एड किया गया है, तो वो सारी चीज़ें आप पिछले क्लास में देख सकते हैं। ये 12th मराठा फोर्ट्स को ऐड करने की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है तमिलनाडु वाली जो है गुंगई वाला, वो फोर्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड है। ये इस सब एग्जाम में आपको सीधे से पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में ये रखना है कि ये सारनाथ जो है इसे नॉमिनेट किया गया है, अभी एड नहीं किया गया, नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं केरला डिजिटल लिटरेसी में। तो दोस्तों केरला जो है पहला स्टेट बना है जो डिजिटली लिटरेट है। ठीक है, ये पूरे भारत का पहला स्टेट बनने जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर है। अब साक्षर क्यों हो? अगर केरला के अगर आप देखेंगे लिटरेसी, तो वहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। अगर सबसे अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग अब केरला में मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100% डिजिटल लिटरेट स्टेट को भी इनके दर्जा मिला है। बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमें क्या देखने को मिलता है कि आज का तो आज का जो हमने देखा अभी तक दोस्तों, पूरे इसमें जितने भी जो सेक्शन जो था उस सेक्शन को हमने बहुत अच्छे से टच किया है सारी चीज़ को, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन में कहीं से भी अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, ठीक है। इसी अप्रोच के साथ में हमने आज के क्लास यहाँ पे फिनिश किया है। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा।
आप लोग कितना इस क्लासेस में कंफर्टेबल थे, जो भी बात जो है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी जो हमारी जो जो सेशन जो है, क्योंकि आपका जब तक बिहार दरोगा का सेशन जो है, तो इसमें हम पूरे, अभी हमने अगस्त देखा, कल हमने सितंबर देखूंगा, अक्टूबर देखूंगा, नवंबर दिसंबर, तो इस तरीके से आपका पूरे 6 महीने का जो करंट अफेयर है इस तरीके से यहाँ तक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में, राइट। तो अभी तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप लोग जो भी प्रतिक्रिया हो, जो आप मुझे बताना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट मिलते हैं कल के मॉर्निंग में 6:30 बजे। आप लोग इसी टाइम पे जुड़ जाइए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।